and welcome to Center for Ambition. Today we are going to discuss editorial 21st जुलाई का, जिसमें हम देखेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल आया है, जो हमारा जीएस 2 के अलावा स्पेशली आर्टिकल जीएस 4 से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सीधा सा पूछा है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा मोरलिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे, कि डेमोक्रेसी की जो मोरल वैल्यूज हैं इसकी वजह से क्या है, लीडर अगर चेंज करेंगे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो उससे क्या है, लोगों का ट्रस्ट कम होगा डेमोक्रेसी से, अकाउंटेबिलिटी कम होगी लीडर की। तो वही आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और दूसरा आर्टिकल स्पेशली हमारा है, जो स्पेशली इसमें डाटा है जैन जी से रिलेटेड। इसमें ये बताया गया जैन जी क्या होते हैं। जैन जी का सीधा सा मतलब जिनका बर्थ 1997 से लेके 2012 के बीच में हुआ हो। और दूसरा ये कह रहा है कि इसमें दूसरा वर्ड ये क्या, जैन बाई का सीधा सा मतलब है जिनका वर्ष 1981 से लेके 1996 में हुआ हो, उनको उसने बोला है जैन जी और जैन बाई। और ये सीधा सा यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हम एक एक करके दोनों आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला आर्टिकल है मेरा, जो मैंने कहा सबसे पहले डेमोक्रेसी से रिलेटेड, कह रहा है कि डिफेक्शन अफेक्ट मोरल सेंसिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो मोरल वैल्यूज हैं उनकी बात कर रहा है। डिफेक्शन की वजह से क्या हो रही है, डेमोक्रेसी की डिफेक्शन की वजह से वो गिर रही हैं। क्यों गिर रही है कि डिफेक्शन, तो यहाँ पे हमें समझना है डिफेक्शन क्या होता है। तो डिफेक्शन का सीधा सा मतलब है कि जो लीडर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, मर्जर कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब है सीधा सा ब्रेकडाउन। ये सीधा सा समझ लो। तो यहाँ से एक हमें चीज समझनी है, हमारे पास 52 अमेंडमेंट आया। थोड़ा सा अगर मैं पूरा एंटी डिफेक्शन 52 अमेंडमेंट 1985 में, जिसमें डिफाइन किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। पूरा डिफेक्शन तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे ये लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई लीडर पार्टी की वॉलंटरली छोड़ता है, जिस पार्टी की टिकट से विन हुआ है, टिकट से जीता है, वो अगर वॉलंटरली अपनी इच्छा से एकदम अचानक से छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उस पर यह बिल लागू होगा। और कह रहा है कि पार्टी की विप का मतलब पार्टीज की जो भी ऑर्डर इशू की, पार्टी की विप के अगेंस्ट अगर कोई वोटिंग करता है हाउस में, या पार्टी की विप के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति चलता है, तो उस पर भी लागू होगा। इसके बहुत सारे प्रोविजन है। तो यहाँ से सीधा सा मैं आर्टिकल सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ खुद में ही इतना बड़ा टॉपिक है, इसके लिए ही 40-50 मिनट चाहिए समझने के लिए। तो सीधा समझना है कि जो मेरा एंटी डिफेक्शन आया, डिफेक्शन का मतलब कि ब्रेक डाउन इन द पॉलिटिकल पार्टी, ब्रेक डाउन, कुछ लीडर उधर जा रहे हैं, कुछ लीडर इधर आ रहे हैं, उसको रोकना है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ये मेन पर्पस था इसका, किसका, एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो राइटर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि इसकी जो मोरल सेंसिटिविटी है, मोरल वैल्यूज हैं, उसकी वजह से डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। कैसे आई है कि इनकी वजह से लीडर क्या करते हैं, एक में जाते हैं तो वोटर का ट्रस्ट कम होता है, किस पे, लीडर पे। दूसरा क्या है, लीडर की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से कम, कि जिस पार्टी की टिकट पे वो जीता है उस पार्टी को छोड़ के चला जाता है। वही ये सीधा सा आर्टिकल यहाँ से कह रहा है कि इसके फार रीचिंग कंसिक्वेंस क्या होंगे, फार रीचिंग कंसिक्वेंस, इसके फ्यूचर में क्या क्या कंसिक्वेंस होंगे। और फिर ये राइटर कहने की कर रहा है कि वोटर का लॉस क्या होता है। जो मैंने कहा वोटर का, उसने फिलीपींस का भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, और उसने हमारी
जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री उनका भी एग्जांपल लिया है इस राइटर ने। वो कह रहा वोटर का लॉस क्या होगा, तो वोटर का सबसे बड़ा ट्रस्ट का लॉस होगा, और वोटर ने जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वोट दिया था, उसका भी ये क्या है कि उसके अगेंस्ट, उसकी अगेंस्ट है। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि मोरल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी डिक्रीज होंगी, बिकॉज वो व्यक्ति इस पर ट्रस्ट कर रहा था, इसलिए उसने सर्टेन पार्टी को वोट दिया, सर्टेन पार्टी कैंडिडेट को वोट दिया। लेकिन उस कैंडिडेट ने कुछ लिमिट के बाद वो पार्टी कुछ टाइम के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जिससे क्या होगा कि उसका ट्रस्ट कम होगा। ट्रस्ट कम होगा तो सीधी सी बात है मोरलिटी कैसे तय होगी किसी भी लीडर की, इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सीधा सा ये कह रहा है डिफेक्शन इज नॉट मेयरली ए पॉलिटिकल इवेंट बट ए चैलेंज टू सेंसिटिव ऑफ द डेमोक्रेटिक मैंडेट। डिफेक्शन एक पॉलिटिकल ही इवेंट नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक मोरलिटी को भी डेमोक्रेटिक मोरलिटी को भी क्वेश्चन मार्क करता है। ये सीधी सी राइटर कहना चाहता है। क्यों करता है? क्योंकि लोगों का जो पब्लिक ट्रस्ट है वो कमजोर करता है, और पॉलिटिक्स में कंटेस्ट पावर की, पावर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। पावर पॉलिटिक्स बढ़ रही है लोगों की, पावर पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, और ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पब्लिक ट्रस्ट डेमोक्रेसी से कम होगा। ये सीधी सी बात यहाँ से समझ में आ रही है। और जो प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के क्या क्या, एक मिनट, 3 चीजें कौन सी राइटर ने बात की? पहला राइटर ने के बात की क्या, कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो बढ़ेगी। पावर पॉलिटिक्स, एक चीज समझ में आई, पावर पॉलिटिक्स का मतलब जिसकी पावर में सरकार होगी वही डिफेक्शन सबसे ज्यादा करेगा, वही एमपी एमएलए तोड़ेगा। दूसरा उसने कहा कि पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट कम होगा, पब्लिक का ट्रस्ट कम होगा, पब्लिक ट्रस्ट कम होगा। और तीसरा उसने कहा जो मोरल प्रिंसिपल है वो मोरल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के, वो भी कम होंगे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, मोरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, वो भी कम होंगे। वही है पावर देन प्रिंसिपल। तो सीधी सी बात है, जो भी लीडर होंगे, जो पार्टियां होंगी, वो फोकस किस पे करेंगी? पावर पे, रेदर देन प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट। तो यहाँ से राइटर कहने की बात कर रहा है कि पब्लिक का जिस पार्टी पे ट्रस्ट होगा, जिस लोगों पे ट्रस्ट होगा, अगर वो डिफेक्शन कर जाएगा तो उससे क्या होगा? डिफेक्शन करने से जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के वो कम होंगे, और सीधी सी बात है डेमोक्रेसी में पावर पॉलिटिक्स बढ़ेगी। तो यहाँ से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो पावर पॉलिटिक्स ज़्यादा और बल्कि प्रिंसिपल पे कम ध्यान देंगी। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है। वही कह रहा है कि रिसेंट हाईलाइटेड ग्रोइंग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ओवर द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। ये सीधे कह रहा है कि पॉलिटिकल की जो अपोजिशन है वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। अब सीधा कह रहा है कि डेमोक्रेसी में डिफेक्शन हार्मफुल क्यों होता है? वाई इज डिफेक्शन हार्मफुल इन डेमोक्रेसी? हार्मफुल क्यों है? तो सीधी सी बात है, देखो यहां से इसके अलावा अगर मैं देखूं, पहला से क्या है कि पावर पॉलिटिक्स बढ़ती है, पावर पॉलिटिक्स बढ़ती है, तो इसमें सबसे ज्यादा मनी का यूज होता है। पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल भी हो सकता है, कि अगर एक क्रिमिनल है ये भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा क्या है? वोटर का पार्टी आइडियोलॉजी, वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक मैंडेट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का वायलेशन। सीधा सा जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज हैं उनका वायलेशन कैसे हो रहा है? कि वोटर ने किसी व्यक्ति को एक सर्टेन आइडियोलॉजी पे चुना, सर्टेन इलेक्शन मैनिफेस्टो पे चुना, पॉलिटिकल लीडरशिप पे चुना, जिसको चेरिस्मेटिक बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी मोदी के चेहरे पे अगर कोई व्यक्ति वोट दे रहा है और उस व्यक्ति ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, इधर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी पे बेसिस पे दे रहा है, और समाजवादी पार्टी का जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो उसके हिसाब से दे रहा है, और दूसरा अखिलेश यादव का चेहरा देख के दे रहा है। तो ये ए नाम का व्यक्ति इन तीन कारणों की वजह से क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा
चुना जा रहा है, तो सीधा सा है कि उसकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं किस पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी बनाया हुआ है उनके की, और पॉलिटिकल लीडर के जो प्रिंसिपल हैं, पर्सनैलिटी है, चैरिस्मेटिक लीडरशिप है, उसकी वजह से ये नाम का व्यक्ति जीत के जा रहा है। अगर यही व्यक्ति क्या करे, डिफेक्शन कर ले, तो सीधी सी बात है उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी वायलेशन है। फिर कह रहा है डिफेक्शन अमाउंट ऑफ रीराइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट विदाउट ऑन वोटर कंसेंट। ये सीधा है कि वोटर का तो वहां पे कोई कंसेंट नहीं होता है, वो अपने हिसाब से ही कॉन्ट्रेस्ट कर लेते हैं। तो सीधा सा यहाँ से निकल रहा है कि वोटर का कंसेंट नहीं, वोटर के साथ एक तरीके का ये फ्रॉड भी माना जा रहा है, फ्रॉड विद वोटर, वोटर की वोट है उसके साथ। फिर कह रहा है पब्लिक ट्रस्ट को कम कैसे करता है, कैसे करता है कि सिटीजन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर फेथ कम होगी। कैसे कम होगी कि अगर कोई व्यक्ति कैंडिडेट ज़्यादा इधर से उधर जाता है तो पता नहीं वो किस पार्टी में जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज पे फेथ कम होगी। लेजिस्लेटर के काम, जो लेजिस्लेशन काम करती है, बिल पास करती है, एक्ट बनाती है, उस पर उसकी फेथ कम होगी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, या जो भी जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, या कहूँ स्पीकर है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उन पे भी उनकी फेथ कम होगी। सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की फेथ या ट्रस्ट कम हो रहा है किसी पर, तो वहां से पब्लिक ट्रस्ट भी कमजोर दिखाई देगा। तो ये आर्टिकल यहाँ से कहने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा है इम्पैक्ट एंड डेमोक्रेसी पे क्या होगा, डेमोक्रेसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। डेमोक्रेसी पे ये प्रभाव पड़ेगा, हमारी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स कम होगी, और हमारी पॉलिटिक्स कौन सी बढ़ जाएगी, पावर पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। पावर पॉलिटिक्स जिसकी पावर में होगी वो बढ़ा मिलेगा। तो आइडियोलॉजिकल बेसिस का ये हमारा कम हो जाए। फिर कह राइज इन पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, और पर्सनैलिटी बेस्ड जैसे मोदी, कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का है और मोदी की पार्टी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो पार्टी पॉलिटिक्स की वजह, और वोटर का क्या है, वोटर सिंक्रिनिज्म ही बढ़ जाएगा। और कह रहा है इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इथिक्स, डेमोक्रेटिक इथिक्स हैं, डेमोक्रेटिक इथिक्स क्या है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे क्या है, और कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, वो ट्रांसपेरेंसी भी लोगों की कम होगी कि इस लीडर का क्या है, और दूसरा का ऑनेस्टी, ये सारे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सारे क्या है, ये सारे भी डिक्रीज देखने को मिलेंगे किसमें, डेमोक्रेसी में। फिर कह रहा है लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट की लेजिटिमेटी इसी में भी घट जाएगी कि सपोज दैट कि अगर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो अच्छी खासी चल रही है, अगर मान लो ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बीजेपी, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है फिलहाल, इसके लीडर अगर इससे ज्वाइन कर जाएंगे, तो इसका क्या है, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे इसका क्या है, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे ये अपना साबित नहीं, बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, मेजोरिटी साबित नहीं कर पाएगी। अगर इसके लीडर इधर चले जाएंगे तो लोगों की, इसकी जो लिजिटिमेसी है, लिजिटिमेसी का सीधा मतलब कि इसकी जो अथॉरिटी है, लोगों का ट्रस्ट है विद इन द लॉ, वो भी कम होगा। अगर बीजेपी, तो बीजेपी वहां पे आ जाएगी। तो इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन हमारा जो एंटी डिफेक्शन आया था वो किसके लिए आया था, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये तो बिल्कुल अपोजिशन ही हो गया ना, लिजिटिमेसी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट की एकदम से कम दिखाई देगी, यहाँ से ये यहाँ से डिक्लाइन हो जाएगी। ये चीज हमें सीधी सी ये समझनी है। फिर कह रहा है कि कंपैरेटिव एग्जांपल, उसने क्या जो मैंने कहा इटली का लिया है। द आर्टिकल्स एग्जाम्पल देता है डिफेक्शन कॉलेशन पर अफेक्टेड गवर्नमेंट। जैसे इटली में फ्रीक्वेंट कॉलेशन की वजह से इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ब्राज़ील का भी लेता है कि यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। फिलीपीन का लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलीपींस का लेता है कि इनमें क्या है ना कि एंटी डिफेक्शन की वजह से इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी तो सीधी सी बात है डेवलपमेंट पे भी नेगेटिव
इफेक्ट देखने को मिलेगा और लोगों का कॉन्फिडेंस ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होगा, सिटीजन का कॉन्फिडेंस भी कम होगा, डेमोक्रेटिक जो मेरे इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी में जितने भी मेरे इंस्टीट्यूशन है उन पे भी मेरी ट्रस्ट कम होगा और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर कह रहा है वे फॉरवर्ड क्या करना है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। इसमें हमने डिस्कस मीन्स के पर्पज से कर रहे हैं, ज़्यादातर इसमें कोई पीटी के पर्पज से देखोगे तो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। अब कह रहा है कि हमें सबसे पहले 10th शेड्यूल का एंटी डिफेक्शन लॉ है को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो 52 अमेंडमेंट 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में लाया गया, जिससे 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में दोबारा से अमेंड किया गया। उसको सीधी सी बात है कि उसको दोबारा से अमेंड तीसरी बार और अमेंड करना चाहिए, किसके लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। ये सीधा हमारा वो यहाँ से निकल रहा है, स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल। फिर कह रहा है टाइम बाउंड डिसीजन ऑफ द स्पीकर। जो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो डिसीजन आता है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो कौन करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ का, एंटी डिफेक्शन लॉ का डिसीजन जो देता है वो देता है स्पीकर। लेकिन स्पीकर पर कोई टाइम बाउंड नहीं है कि वो कितने दिन में देगा। स्पीकर चाहे तो 4 दिन में दे दे, स्पीकर चाहे तो 40 दिन में भी ना दे। तो इसको भी एक सर्टेन विद इन टाइम फ्रेमवर्क काम करना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों को भी तो पता चले कि ये कैसा डिसीजन है। फिर कह रहा प्रमोट इनर पार्टी डेमोक्रेसी, और इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी करना चाहिए, जिससे पार्टी का जो विप है, पार्टी की जो प्रिंसिपल है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी, उस पर भी लीडर काम करें। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, पॉलिटिकल और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, जो हमने कहा इलेक्टोरल कन्वीनियंस के लिए, और इथिकल पॉलिटिकल फोस्टर इथिकल पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इथिक्स भी नैतिक आधार पर भी हमें लीडरशिप करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में है। यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इसमें वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। बाकी अगर ये टॉपिक एंटी डिफेक्शन लॉ का वैसे अगर देखा जाए तो ये टॉपिक 40 से 50 मिनट का खुद का है। हमने सिर्फ वो एरिया डिस्कस किया है, दैट एरिया इज मेंशन इन द आर्टिकल। आर्टिकल में जो भी राइटर ने मेंशन कि अब आ जाते हैं इस आर्टिकल पे। ये आर्टिकल हमारा सोशल जस्टिस के GS2 में इम्पोर्टेंट है, GS3 में इम्पोर्टेंट है, जिसमें लेबर मार्केट एम्प्लॉयमेंट, इसमें डेटा बहुत है। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है राइटर, इसमें ये कह रहा है कि एज पर द यूनाइटेड नेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन की जो 2025 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में जो यूथ पॉपुलेशन है, यूथ की पॉपुलेशन है वो 371 मिलियन है। ये कह रहा है 371 मिलियन है। उसको कह रहा है कि ये जो यूथ की पॉपुलेशन है, इसको वो एज ए मान रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो एज पर द यूनाइटेड नेशन, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, इंडिया में जो यूथ की पॉपुलेशन है 371 मिलियन है। और जो 371 मिलियन है, उसको इसने कहा कि जो यूथ की पॉपुलेशन है उसको हमने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक मिनट, इसी पे अगर मैं लिखूं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो यहां से एक चीज समझनी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहाँ से एक चीज समझ, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब सीधा सा वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो 15 to 59 ईयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, वर्किंग पॉपुलेशन। तो भारत का डेमोग्राफिक 15 to 59 ईयर डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूपीएससी का पीटी का पूछा हुआ सवाल है ये, उसमें 15 to 59।
इससे 14 ईयर तक जो 1 to 14 ईयर है इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, 60 प्लस ईयर वालों को भी डिपेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ से ये कहने की वो कह रहा है कि इंडिया को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बहुत ज़्यादा है। फिर उसने राइटर ने क्या किया कि जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको उसने डिवाइड किया फर्दर, किसमें, फर्दर उसने डिवाइड किया डेमोग्राफिक डिविडेंड को। जैसे नया पेज ले लूं, उसने ये कहा कि जो हमारी यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 371 मिलियन यूथ हैं भारत में। ये 371 को उसने कहा वो है क्या से डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सीधा सा मतलब यहाँ से कि ऐसे लोग जो वर्किंग है, जो काम कर सकते हैं। पहली वर्किंग कौन है, 15 to 59 ईयर, उनको कहा उन्होंने, इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, 15 to 59 ईयर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि जो 15 and 15 ईयर है, तो 1 ईयर से 14 ईयर वाले क्या है, डिपेंडेंट, वो हम किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। और जो 59 प्लस वाले हैं वो भी डिपेंडेंट हैं। तो ये सीधी है। अब इस डेमोग्राफिक डिपेंडेंट है उसने बांटा है कौन सी, जैन जी पॉपुलेशन, जनरेशन जी बोलूं, जैन जी पॉपुलेशन और जैन बाई। एक मिनट, उसने ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको उसने जैन जी में, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का, फिर उसने डिवाइड किया डेमोग्राफिक डिविडेंड को जैन जी और जैन बाई में। तो उसने कहा जैन जी का सीधा सा मतलब हुआ कि जिन लोगों का बर्थ 1997 से लेके 2012 के बीच में हुआ है वो जैन जी हैं। सीधी सी बात कि अगर पीटी में पूछे जिन लोगों का बर्थ कहाँ पे हुआ है, वर्थ 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, उनको उसने कहा क्या है, ये जैन जी। ये सीधी सी यहाँ से एक चीज समझ में, जैन जी समझ में आ रहा है। और जिनकी एवरेज एज कितनी है, एवरेज एज 15 से 26 ईयर, 15 से 26 साल के आसपास इनकी एवरेज एज है, 26 ईयर, ये समझ में आ रहा है। तो उसने कहा सबसे ज़्यादा ये लोग इंगेज्ड हैं, सबसे ज़्यादा अगर ये जैन जी इंगेज्ड हैं किसके, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्विस कहती है कि ये सबसे ज़्यादा 41 करीब ये लोग इंगेज्ड हैं किसमें, एजुकेशन। वो हम देखें। अब जैन बाई पे आ जाओ। वो कहता है जैन बाई का सीधा सा मतलब जिनका बर्थ 1881 से लेके 1996 के बीच में हुआ है उसको वो कह रहा है जैन बाई। जैन बाई का मतलब मिलीनियल, इनको उसने बोला मिलीनियल पॉपुलेशन। इनकी एवरेज वो कह रहा है, इनकी एवरेज एज है 27 से 42 ईयर। एवरेज एज इनकी कितनी है, 27 से 42 ईयर। ये सारे डेटा फैक्ट हैं, इसको हमें समझना है। अगर पीटी में क्वेश्चन आएगा तो इसी से उठ के आ जाएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन, दोज आर बिटवीन 15 to 59। फिर पूछेगा जैन जी क्या होता है, तो बर्थ जिनका 1997 से लेके 212 2020-12 के बीच, एवरेज एज इनकी इतनी है, बर्थ ये है, इसको हम मिलीनियम पॉपुलेशन बोलते हैं, और जिनकी एवरेज एज इतनी है। फिर वो कह रहा है कि अगर जैन जी की बात करूं रूरल बैकग्राउंड पे, रूरल के हिसाब से, राइटर कह रहा है रूरल के हिसाब से बात करूं, रूरल वर्सेस अर्बन, तो राइटर सीधा ये कहना चाह रहा है यहाँ से,
राइटर यहाँ से रूरल वर्सेस अर्बन की बात कर रहा है, तो राइटर सीधा सा ये कहने की बात कर रहा है कि अगर रूरल अर्बन की बात करूं तो 41% अप्रोक्स 41.7 अप्रोक्स वर्सेस अर्बन में कितने, अर्बन में मेरे करीब 37% है, 37.2% है। मतलब हमारी जो जेनजी है सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में है, रूरल, और जो अर्बन है अर्बन, अर्बन जेनजी और रूरल जेनजी। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मेरी जो जेनजी की पॉपुलेशन है वो मेरी रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। फिर फर्दर क्या कह रहा है वो, फर्दर ये कह रहा है कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, मेरी जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आई थी, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 और 2024, इसमें उसने क्या कहा, स्कॉलर ने ये भी लिखा है इसमें पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में, उसने कहा कि इंडिया में जेनजी की जो पॉपुलेशन है अप्रोक्स 29.39 लाख जेनजी पॉपुलेशन है। ये सिर्फ याद रखना है मेंस के पर्पज से, जेनजी पॉपुलेशन है। और जो लार्जली इसमें से जो पॉपुलेशन है 41% इसका 41% जेनजी पॉपुलेशन एजुकेशन में रिलेटेड है, और जो भी बाकी हैं सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, और इनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से समझ में, मुझे ये सारा मैंने डेटा इसमें निकाला है। अब आर्टिकल को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वही कह रहा है, इसने कहा कि जेनजी का स्टेटस क्या है इंडिया में, जो हमने पढ़ा रूरल अर्बन में डिफरेंसेस, जेनजी का स्टेटस ये। और फिर कह रहा है ग्रेजुएट के कितने सोशल सिक्योरिटी मिराज क्या है और उनके लिए क्या है। अब इसको सीधा सा एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर कह रहा है इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी, जेनजी की, 371 एज 15 to 29। ये सिर्फ जेनजी की है, मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की नहीं, ये जेनजी की पॉपुलेशन की बात है 26। और है यूएन के अनुसार दिस डेमोग्राफिक एडवांटेज बिकम ग्रोथ इंजन फॉर अस ओनली इफ सफिशिएंट क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड। सीधा सा है कि ये जेनजी अगर सफिशिएंट क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएटेड हो जाए तो इसको हम बेटर अपॉर्चुनिटी में भी चेंज कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का सीधा सा यहाँ से समझ में आ रहा है। फिर उसने कहा जेनजी का मतलब सीधा सा जिन लोगों का बर्थ 1997 से 2012 के बीच में हुआ, ये सीधा आर्टिकल कहने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है व्हाट इज जेनजी, जनरेशन जेड क्या होता है, तो 1997 से 2012 के बीच में जिनका बर्थ हुआ हो उन्हें जेनजी बोलते हैं। और न्यूएस्ट ये देखो, अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार ये 29 है, 35 नहीं है, 29 करोड़ अप्रोक्स हमारे पास, वो सॉरी, हाँ सॉरी, ये 29 करोड़ हमारी जेनजी है और 35 करोड़ मिलीनियम जिनकी एज 27 से 42 ईयर है। तो जेनजी हमारे 29 करोड़ अप्रोक्स है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है वो जेनजी की वर्किंग पॉपुलेशन मेरे पास कितनी है 29 करोड़, और उसकी कितनी है मेरी अप्रोक्स मिलीनियम की या जेन बाई की वो 35 करोड़ है। ये यहाँ से कहने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा है कि की इशू क्या है इनके, की इशू क्या है इनके जेनजी के जनरेशन जेड, सीधी सी बात है, जनरेशन जेड के की इशू क्या है। तो पहला है फॉलोइंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है इनका, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो जेनजी स्पेशली आउटसाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मैं कह रहा हूँ इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर काम कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो इनका क्या है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। जैसे जेनजी का सिर्फ लेबर फोर्स
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है 41 पॉइंट है, इनका मिलीनियम का 75% है अगर काम कराया जाए तो। फिर कह रहा है दिस इंडिकेट्स डिले इन एंट्री इन द लेबर फोर्स मार्केट, प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशन एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भारत में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और लेट एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी जेन जी का गिर रहा है। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट क्या, हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ के अंदर हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। वो कह रहा है ओवरऑल जेन जी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 11.9, कि ओवरऑल अगर जेन जी की बात करूं, जनरेशन जेड की बात करूं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 11.9। अर्बन एरिया में क्या है, अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 17। ये डेटा है सीधा। ग्रेजुएट फेस इवन हायर अनएम्प्लॉयमेंट, और ग्रेजुएट जो लोग हैं वो हायर अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई पढ़ाई लिखा नहीं, थोड़ा स्किल नहीं है, तो वो तो कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर लेगा। अगर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो इतनी जल्दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या है कि हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मिसमैच स्किल नहीं, हमारा जो स्किल मिसमैच है अब जेन जी का वो भी नहीं, जैसे एजुकेशन का आउटकम, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, अगर हमारा जो एजुकेशन आउटकम है एज पर द रिक्वायरमेंट वो हम मिसमैच करते हैं, मैच नहीं कर पाते, और जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं कर पाते। जैसे जॉब रेडी स्किल नहीं है हमारे पास, ग्रेजुएट लैक ऑफ प्रैक्टिस कॉम्पिटेंस, प्रैक्टिकल हमें एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल ऑटोमेशन, ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम, डिजिटलाइजेशन, इसकी भी प्रॉब्लम है कि इसकी हमारे पास नॉलेज नहीं है। जैसे रिप्लेसिंग रूटीन जॉब, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हाई एंड स्किल, वाइडिंग द गैप बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ये सारी टेक्नोलॉजिकल डिप्रेशन स्किल मैच की वजह से है। फिर कह रहा है चैलेंज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस पहला है स्किल ट्रेनिंग ऑफ इन लैक ऑफ इंडस्ट्री रिलेवेंस, हमारे पास स्किल ट्रेनिंग नहीं है। लैक ऑफ इंडस्ट्री रिलेवेंस, जो स्किल है उसके अनुसार, जो मान लीजिए कि इंडस्ट्री सर्टेन स्किल मांग रही है, हमारे पास वो स्किल नहीं है। फिर कह रहा है लिमिटेड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर्मल सेक्टर में हमारे पास लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है। तो मोस्टली जो इनफॉर्मल सेक्टर में जैन जी हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जैन जी या जैन बाई जॉब कर रहे हैं। फिर कह रहा है लिंकेज बिटवीन, वीक लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बीच में हम एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं बना पा रहे हैं, जिससे हमारा कोई भी व्यक्ति एजुकेट होके आए तो वो कैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट हो पाएगा, ये चीज़ें। फिर रीजनल डिस्पैरिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे, जैसे बिहार का, यूपी का, नोएडा का, उसमें अभी जॉब अपॉर्चुनिटी। फिर इनसुफिशिएंट फोकस वुमेन वर्कर पार्टिसिपेशन, और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी कम है। तो यहाँ से हमारी पॉलिसी में चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव चलाए हैं, उनको देख लेते हैं। प्रमोट द स्किल इंडिया मिशन चलाया है, और पीएम कौशल विकास योजना चलाया, ट्रेनिंग करने, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हम देते हैं स्किल से रिलेटेड सर्टिफिकेट। फिर नेशनल एप्रीशिएंशिप प्रमोशन फॉर स्कीम चलाया है। फिर स्टार्टअप इंडिया चलाया है, जिससे हम सर्टेन सेक्टर में स्टार्टअप हम खोल सकते हैं, चाहे एमएसएमई सेक्टर में, चाहे किसी भी सेक्टर में। फिर मेक इन इंडिया भी है। फिर डिजिटल इंडिया, फिर प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बढ़ावा देता है। ये सारी चीज़ें हमें एक बार देख लेनी है। स्किल इंडिया इनांस एम्प्लॉयमेंट लाएगा, थ्रू द स्किल करेगा लोगों को। फिर कह रहा है शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, और प्रमोट इंडस्ट्री लिंक एप्रीएंटिसशिप ट्रेनिंग करेगा। स्टार्टअप इंडिया एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, और ये मेक इन इंडिया प्रमोट करेगा मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और डिजिटल इंडिया क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा यूपीएससी मेंस का प्रैक्टिस का क्वेश्चन है 10 मार्क का। कह रहा है इंडिया डेमोक्रेटिक डिविडेंड कैन बिकम डेमोक्रेटिक बर्डन इन द एब्सेंस ऑफ एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है दैट इज 15 to 59 ईयर से
वो इंडिया के डेमोक्रेटिक बर्डन ना बन जाए, क्योंकि हमारे पास एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, फूड रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसमें मेन डेटा था, बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं था। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले